हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 39वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 39वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 39वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 39वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि एक्सपोज बराबर 18 लिखा जाता है और स्कैम बराबर 12 लिखा जाता है तो कंप्यूटर बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर स्कैम बराबर 18 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि स्कैम बराबर 12 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि कंप्यूटर बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मेरे भाई सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि एक्सपोज बराबर यहाँ पर 18 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोज जो शब्द दिया गया है इस शब्द के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर हैं वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोज शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर हैं 6। अमीर भाई 6 से यहाँ पर 18 बनाया गया है कैसे, तो इस 6 का किया गया है यहाँ पर 3 गुना। 6 का 3 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 6 का 3 गुना होता है 18। यानी कि यहाँ पर एक्सपोज से 18 लिखा गया है कैसे, तो सबसे पहले एक्सपोज शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी को काउंट किया गया है और जितने भी अल्फाबेट लेटर आए हैं उन सभी का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया है 18। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि स्कैम बराबर 12 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्कैम शब्द के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए स्कैम शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर हैं 4। अब यहाँ पर जिस प्रकार से 6 का 3 गुना किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर 4 का कर देंगे 3 गुना। तो 4 का 3 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का 3 गुना होता है 12। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 12 आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे कि कंप्यूटर बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस कंप्यूटर शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर देखेंगे कि कंप्यूटर शब्द के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कंप्यूटर शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब सभी का 3 गुना किया गया है तो यहाँ पर हम इस 8 का भी क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। तो 8 का 3 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 8 का 3 गुना होता है 24। यानी कि कंप्यूटर बराबर लिखा जाएगा 24। अब हमें देखना है कि 24 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 24 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता हो। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि स्तनधारी
पशु और जिराफ का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आप एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को सोल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए जिन शब्दों से हमें वेन डायग्राम बनाना है वो शब्द है हमारे सामने क्या क्या। देखिए पहला शब्द है स्तनधारी, दूसरा शब्द है पशु और तीसरा शब्द है जिराफ। अब हमें क्या करना है, इन तीनों शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन। तो यहां पर देखिए मेरे भाई जिराफ आप जानते हैं क्या होता है, इसी प्रकार से देखिए पशु आप जानते हैं क्या होता है और स्तनधारी क्या होता है ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई जो जिराफ होता है ये क्या होता है, एक पशु होता है। इसी प्रकार से देखिए पशु क्या होता है, एक स्तनधारी होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला आरेख हम बना लेंगे किसके लिए, स्तनधारी के लिए। उसके बाद में देखिए मेरे भाई स्तनधारी के अंदर आ जाएगा कौन, पशु। तो देखिए पशु का आरेख हम बना देंगे किसके अंदर, स्तनधारी के अंदर है। फिर देखिए पशु के अंदर आ जाएगा कौन, जिराफ है। तो मेरे भाई जिराफ का आरेख बन जाएगा पशु के अंदर है। यानी कि स्तनधारी, पशु और जिराफ इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या विकल्प का चयन करें। यानी कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम संख्या विकल्प कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लगभग 3 से 4 प्रकार के लॉजिक लगते हैं और यदि ये लॉजिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लोगे। और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो वो देखिए सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है, इन चारों विकल्प की संख्याओं को ध्यान से देखना है और पहला लॉजिक लगेगा हमारा क्या, सम और विषम संख्या वाला। यहां पर हमें देखना है कि इन चारों विकल्पों में सम और विषम संख्या दी गई है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 55 क्या है, विषम संख्या है। 82 क्या है, सम संख्या है। फिर देखिए 77 क्या है, विषम संख्या है। 74 क्या है, सम संख्या है। यानी कि यहां पर हमें 2 तो दी गई है सम संख्या, 2 दी गई है विषम संख्या। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कैसे चूज करेंगे। तो देखिए मेरे भाई इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और इन चारों विकल्पों में से इन 3 के अलावा एक विकल्प क्या होगा, विषम या अलग होगा। तो उस अलग या विषम विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो सम और विषम संख्या के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा लॉजिक हम लगाएंगे क्या, तो मेरे भाई यहां पर देखिए क्या ये सभी संख्याएं किसी का स्क्वायर या क्यूब है। तो यहां पर देखिए क्या 55 किसी का स्क्वायर या क्यूब है। तो नहीं सर, 55 ना ही तो किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है। फिर देखिए 82, तो क्या 82 किसी का स्क्वायर या क्यूब है। तो नहीं सर, 82 भी किसी का स्क्वायर भी नहीं है और ना ही किसी का क्यूब है। इसी प्रकार से देखिए 77 को, तो क्या 77 किसी का क्यूब या स्क्वायर है। तो नहीं सर, 77 नहीं तो किसी का स्क्वायर है और नहीं किसी का क्यूब है। इसी प्रकार से देखिए 74 को, तो क्या 74 किसी का स्क्वायर या क्यूब है। तो नहीं सर, 74 न तो किसी का स्क्वायर है और न ही किसी का क्यूब है। यानी कि स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक के आधार पर भी हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीसरा लॉजिक लगाएंगे। अब तीसरा लॉजिक क्या है, तो वो देखिए मेरे भाई हम क्या काम करेंगे,
इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प की संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो यहां पर देखिए, पहले देखिए ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में संख्या दी गई है 55। 55 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए। तो देखिए 55 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए मेरे भाई ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में हमें संख्या दी गई है 82। 82 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए तो देखिए 8 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना, 10। फिर देखिए ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में संख्या दी गई है 77। 77 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में संख्या दी गई है हमें 74। 74 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। अब इन चारों संख्याओं को ध्यान से देखिए। देखिए मेरे भाई 10 क्या है, सम संख्या है। 10 क्या है, सम संख्या है। 14 क्या है, सम संख्या है। यानी कि ये तीन तो क्या है, समान है। क्या है मेरे भाई, समान है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में 11 है। 11 क्या है, विषम संख्या है। तो मेरे भाई तीन तो क्या है, समान है। और जो ऑप्शन डी है ये क्या है, इन चार यानी कि इन तीन से क्या है, अलग है। और अलग ही हमें क्या करना है, चयन करना है। तो मेरे भाई इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सेम इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए यहां पर देखिए मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए। यानी कि ओनली फॉर 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट को यदि आप एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 47 का संबंध है 121 के साथ में, तो 66 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 47 से यहां पर 121 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 47 से 121 बना है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 66 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो ध्यान से देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई 47 से यहां पर 121 बन जाएगा कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 47 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो ध्यान से देखिए 47 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। अब 11 से 121 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 11 से 121 बन जाएगा कैसे, यदि इस 11 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 11 का स्क्वायर होता है 121। और यहां पर ध्यान से देखिए 121 आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि यहां पर आपको पता चल गया कि 47 से 121 कैसे बना है। यानी कि क्या किया गया है, 47 से 121 बनाने के लिए सबसे पहले तो 47 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। 47 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा तो कितना आया 11। फिर 11 से 121 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 11 का किया गया है स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब हम भी
क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 66 के अंदर है और 66 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 66 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए 66 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 6 और 6 मिलकर बन जाएगा 12। अब मेरे भाई जिस प्रकार से 11 का स्क्वायर किया गया था उसी प्रकार से यहां पर हम कर देंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 144। अब हमें देखना है कि संख्या 144 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 144 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या भरी जाएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को भी आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि एस पी से यहाँ पर 35 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से एस पी से यहाँ पर 35 लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ए एस से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एस पी से यहाँ पर 35 बन जाएगा कैसे, तो क्या किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर किया गया है एस और पी का नंबरिंग। तो मेरे भाई देखिए एस आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर है और पी आता है 16 नंबर पर है। फिर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 19 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 19 और 16 मिलकर बन जाएगा 35। और ध्यान से देखिए 35 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे ए एस के अंदर है और ए एस से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एस का नंबरिंग करेंगे। तो देखिए ए आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर है और एस आता है 19 नंबर पर है। अब हम भी क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 19 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 1 और 19 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 20 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर है, ऑप्शन बी है हिंद महासागर है, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर है और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है कुशीनगर में, ऑप्शन बी है सारनाथ में,
ऑप्शन सी है बोधगया में और ऑप्शन डी है राजगीर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से भारत में बिजली उत्पादन के लिए मुख्य स्रोत है कोयला। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछे जाएंगे। और यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कृष्णदेव रॉय ने, ऑप्शन बी है हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन सी है बलबन ने और ऑप्शन डी है राणा प्रताप ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है? ऑप्शन ए है अशोक से, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन से, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त से और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अखंड भारत का सपना किस स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि अखंड भारत का सपना देखा था विनायक दामोदर सावरकर ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इस पीडीएफ सेट के अंदर या फिर इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में इस यूट्यूब चैनल पर रेलवे एग्जाम के लिए जितनी भी क्लासेज होंगी वो सभी क्लासेज आपके लिए फ्री रहेंगी। और जितनी भी क्लासेज ग्रुप डी एग्जाम के लिए होंगी उन सभी क्लासों के साथ में उन क्लासों का फ्री पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दे दिया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जजिया कर सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने लगाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी है औरंगजेब ने, ऑप्शन सी है अकबर ने और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि जजिया कर सबसे पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 12 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।